इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जो कि लाखों भक्तों के आंख के तारे हैं और भक्त उनको विश्व गुरु समझते हैं और भक्त समझते हैं कि दुनिया में इनसे बड़ा कोई लीडर ही नहीं है, लेकिन ये बंदा हकीकत से कितना दूर है इसका अंदाज़ा मोदी के कुछ दिन पहले दिए गए, 1-2 रोज़ पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसका ये हिस्सा अगर आप देखेंगे जो कि अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस दुनिया में रहता है और हकीकत से कितना दूर रहता है। मौसूफ कह रहे हैं कि गांधी साहब जो है ना, सारी दुनिया गांधी को जानती है वैसे तो, लेकिन वो कहते हैं गांधी साहब को कोई नहीं जानता था। गांधी को कोई नहीं जानता था। एक फिल्म बनी बॉलीवुड की, वो फिल्म देखने के बाद दुनिया में क्यूरियोसिटी बढ़ी कि यार ये गांधी कौन है, इसके बारे में तो जानना चाहिए। तो फिल्म की वजह से लोग गांधी को जानने लगे। गांधी की ये जो इतनी बड़ी स्ट्रगल थी अंग्रेजों के खिलाफ, एक नक्शा चेंज कर दिया उसने, अपने मुल्क को आज़ादी लेकर दी उसने अंग्रेजों से। लेकिन मोदी कह रहा है कि नहीं, इन कारनामों की वजह से थोड़ा ही, इसको कोई जानता ही नहीं था। ये फिल्म बनी तो फिल्म की वजह से गांधी साहब मशहूर हुए। ये ज़रा इनकी इस इंटरव्यू का हिस्सा देखें, क्योंकि ये इतनी बेवकूफ़ाना किस्म की बातें हैं कि कभी कभी अगर मैं यहाँ रेफरेंसेस ना लगाऊँ ना नादरीन, ये हर प्रोग्राम में रेफरेंसेस लगा रहा होता हूँ, अगर मैं ना लगाऊँ ना तो शायद भक्त बिलीव ही ना करें, इसलिए लगाने पड़ते हैं उनको दिखाने के लिए कि भाई जो मैं यहाँ बोल रहा होता हूँ वो एक्चुअली हुआ है। ये ज़रा देखिए इनके इंटरव्यू का हिस्सा, फिर मैं आगे बात करता हूँ। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान महात्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? हमने नहीं किया जी। अच्छा, खुद पसंद ही है, सिर्फ अपने अलावा किसी को लीडर समझते ही नहीं है। बस मैं हूँ, मुझे दुनिया जानती है, मेरी वजह से इंडिया मशहूर है, बाकी सारे ऐसे ही हैं, कोई नहीं जानता उनको। गांधी कौन, गांधी क्या बेचता है मेरे सामने? इस तरह की मेंटलिटी इस बंदे की है। लेकिन इस मेंटलिटी में जो सबसे बड़ा नुकसान इसने किया है इंडिया का, वैसे तो 10 सालों में बेशुमार नुकसानात इसने इंडिया के किए हैं, लेकिन डिफेंस के सर्कल में अगर आप देखें सबसे बड़ा जो नुकसान इसने किया है इंडिया का, एक तो चाइना के साथ इसने अपने टाइज बिगाड़े हैं, दूसरा ये इसने कर दिया है कि बड़ी मुश्किल से कांग्रेस पार्टी ने जो पाकिस्तान का फ्रंट अलग रखा हुआ था, चाइना का फ्रंट अलग रखा हुआ था, और इसके लिए बड़ी महारत चाहिए। जब आपके दो जिसको आप शत्रु समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, उनकी बाउंड्रीज भी आपस में मिलती हैं, दोनों क्लोज फ्रेंड्स भी हैं चाइना और पाकिस्तान, फिर भी अगर आप उनको अलग अलग रखते हैं ना, यानी अलग अलग डील करते हैं दोनों से, और वो दोनों मिलके एक फोर्स ना बन रहे हैं आपके खिलाफ, तो ये बड़ी कामयाबी होती है। और कांग्रेस पार्टी ने ये कामयाबी हासिल की थी। दोनों को अलग अलग उन्होंने डील करके रखा हुआ था। कभी कोई डायलॉग्स के जरिए वो पाकिस्तान से एंगेज होते थे, कभी चाइना के साथ, लेकिन मोदी ने दोनों को मिला दिया। मोदी ने दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो मिला दिए। वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से उसने कश्मीर और लद्दाख का इशू क्लिप कर दिया। अब जब ये इशू क्लिप हो गया आर्टिकल 370 पे, तो चाइना और पाकिस्तान मिल गए। अब हुआ क्या है इसके नतीजे में? इंडियन अखबारात जो हैं, इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स जो हैं, उनकी मैं ज़रा आपको रिसेंट कल की खबरें दिखाता हूँ, उसमें ज़रा देखिए कि वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी चिंताजनक बात है इंडिया के लिए, बहुत चिंताजनक बात है। ये जो रिपोर्ट्स उन्होंने लगाई है ना, मैं कहता हूँ ये सीरियस बात है। अलार्म बेल्स बजने चाहिए इंडियन डिफेंस सर्कल्स के अंदर, अलार्म बेल्स लगने चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस उनको नहीं दिखाना चाहिए कि हम सक्षम हैं, चाइना पाकिस्तान दोनों के साथ एक साथ लड़ सकते हैं, ये नहीं दिखाना चाहिए। ये वाकई में सीरियस बात है। इंडियन एक्सप्रेस को मैं ज़रा यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि चाइना एनहांसेस मिलिट्री सपोर्ट टू पाकिस्तान अलोंग LOC इन कश्मीर। चाइना पाकिस्तान के साथ मिलके कश्मीर के अंदर, पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर काम कर रहा है, पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ मिलके। कौन सा काम कर रहा है ये ज़रा देखिएगा आप। एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स ऑफ चाइनीज ओरिजिन सच एज द JY एंड HTR सीरीज। कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता इस तरह से मुल्क। आपके डिफेंस के प्रोडक्ट्स तो वो दे देते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं करता कोई मुल्क जिस तरह चाइना कर रहा है। ये हाईएस्ट लेवल के रिलेशंस को दर्शाता है कि जब कोई मुल्क अपने सबसे बढ़िया इक्विपमेंट्स आपके मुल्क के अंदर इंस्टॉल करता है ना, तो इट मीन्स वहाँ पे एक हाईएस्ट लेवल की मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी मौजूद है। चाइना के जो टॉप के जो रेडार सिस्टम्स हैं वो यहाँ कश्मीर के अंदर डिप्लॉयड हैं। और आगे कहते हैं कि have also been deployed to enhance medium and low altitude target detection capabilities, providing crucial intelligence support for army and air defense units, officials said.
इंटेलिजेंस सपोर्ट और हार्डवेयर की सपोर्ट दोनों यहां पर चाइनीज लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ बात यहां तक नहीं है, आगे देखिए आप, कहते हैं चाइनीज असिस्टेंट्स आल्सो एक्सटेंड टू द इंस्टॉलेशन ऑफ हाईली इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन टावर्स एंड द लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड फाइबर केबल्स अलोंग द एलओसी। ये इस आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन हिस्सा मैं समझता हूं। इसकी वजह क्या है? ये कह रहे हैं ना कि अंडरग्राउंड फाइबर केबल्स बिछाई गई हैं एलओसी के उस तरफ पाकिस्तानी साइड पे। इसका क्या मतलब है? फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती हैं? फाइबर ऑप्टिक्स जो होती है नादरीन, हाईली सिक्योर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स जो होते हैं ये जो है डिफरेंट होते हैं, इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेडिशनल जो कॉपर वायर्स नहीं होती हैं उसकी जो तारें होती हैं उससे डिफरेंट होती है। ये असल में लाइट के जरिए डेटा ट्रांसमिट करते हैं, लाइट को इस्तेमाल करते हैं, रोशनी की रफ्तार से। दुनिया में तेज तरीन जो चीज आज तक दरियाफ्त हुई है कायनात के अंदर वो लाइट है। सबसे तेजी के साथ लाइट ट्रेवल करती है। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो होते हैं वो लाइट को इस्तेमाल करते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए। जो ट्रेडिशनल कॉपर वायर्स हैं वो स्लो होती हैं, अनसिक्योर होती हैं, डेटा ब्रीच हो सकता है, इसमें चांस ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो चीज होती है ना फाइबर ऑप्टिक्स, ये चूंकि नॉन मेटेलिक होती हैं और लाइट के जरिए ग्लास थ्रेड्स में डेटा ट्रांसमिट करती हैं। एज अ रिजल्ट होता यह है कि ये इम्यून होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए। यानी कि अगर आप ऐसे हथियार ले भी आते हैं जिसमें ये क्षमता हो कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कोई वहां पर बना दें जिसके नतीजे में जैम हो जाएं, सारे कम्युनिकेशन टावर्स जैम हो जाए। होता है ना जंगों के अंदर सबसे पहला काम ही यही किया जाता है कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि दुश्मन ब्लाइंड हो जाए। जो कम्युनिकेशन टावर्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं वो आंखें और कान होते हैं किसी भी फौज के लिए। जब आप वो चीजें डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो फौज अंधी हो जाती है, फिर वो अपने टारगेट्स पे ठीक से हिट नहीं कर पाती, उनका जो लड़ने की कैपेबिलिटी है वो 50% कम हो जाती है। टैंकें तो होती हैं लेकिन लगाना कहाँ पे है जब आपका कम्युनिकेशन सिस्टम ही काम नहीं करना। तो ये चीजें होती हैं जंगों में, सबसे पहले इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। उधर क्या हुआ है पाकिस्तान की साइड पे, फाइबर ऑप्टिक्स बिछा दिए गए, यानी कि ये इम्यून है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए। इंडिया अगर इस तरह के हथियार लेकर भी आता है, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार होते हैं, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये पाकिस्तानी कम्युनिकेशन लाइंस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, बिल्कुल वैसे जैसे इंडिया चाइनीज कम्युनिकेशन लाइंस को डिस्टर्ब करने की क्षमता नहीं रखता। यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है और ये चीज़ अगेन मोदी के बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। उसकी बेवकूफ़ी की वजह से कि उसने दोनों अपने जो हरीफ हैं उनको मिला के एक कर दिया हुआ है, ये एक ही फ्रंट बन गया है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि चाइना जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा मेहरबान हुआ पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर। कोई मुल्क, मैं यहाँ पर कहता रहता हूँ दोस्तियाँ अपनी जगह, कोई मुल्क इतने लेवल की चीज़ें नहीं करता अगर ज़ाती मफाद उनका ना हो, पर्सनल इंटरेस्ट उनका ना हो। चाइना का पर्सनल इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ है और उसमें भी आप मोदी की मेहरबानी समझ सकते हैं, उसकी गलत फैसले समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर मोदी की जगह पे मनमोहन होता तो शायद रीजन का नक्शा कुछ डिफरेंट होता। पाकिस्तान के अंदर चाइना का सीपैक है, आप जानते हैं, $60 अरब से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है। मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी के अलावा स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी चाइना के यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर पाकिस्तान कश्मीर लूज करता है या गिलगित लूज करता है तो पाकिस्तान के साथ चाइना अपना सीपैक लूज करता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइनीज की भी एक तरह से मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ ये सारी चीजें शेयर करें। लेकिन अगर आप फर्ज करें कि इंडिया भी बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव का हिस्सा होता और इसी तरह का कोई कॉरिडोर लद्दाख से निकाला जाता चाइना और इंडिया के दरमियान, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया के अंदर आते। लेकिन साथ में स्ट्रेटेजिकली बाउंड हो जाता चाइना, इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिकली बाउंड हो जाता है। उनकी इन्वेस्टमेंट होती है ना यहाँ पे, तो उनके मफादात और इंडिया के मफादात, इंटरेस्ट जो हैं दोनों मुल्कों के एक हो जाते, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान और चाइना के एक है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता। तो बार्गेनिंग पोजीशन इंडिया की निगोसिएशंस के अंदर हाई होती, बेहतर होती, बढ़िया होती। लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। वजह, उसको वोट लेना था, एंटी पाकिस्तान वोट लेना था ना उसने। मैं तो भक्तों का हीरो हूँ, मैं तो विश्व गुरु हूँ, मैंने तो सुपर पावर कर दिया अपने मुल्क को, मैं तो चाइना क्या बेचता है भाई मेरे सामने, चाइना क्या है, इनको तो उठा के पटक देंगे हमारे वीर जवान। ये मेंटालिटी है।
तो इस मेंटलिटी का नुकसान आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंडिया को हुआ है। उनका खुद का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस कदर भारी भरकम किस्म की वहां पर जैसे किला नहीं बनाया जाता, फोर्टिफिकेशन हो रही है एक तरह से एलओसी की। और आखिर में ये भी मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फाइबर केबल्स होती है ना, ऑप्टिक फाइबर केबल्स जो होती हैं, मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं जो कि आम नेटवर्क के जरिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। उनके लिए भारी भरकम किस्म की हैवी किस्म की स्पीड चाहिए होती है और वो स्पीड यही केबल्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये भी साफ तौर पर दर्शाता है कि सिर्फ चाइना नहीं, पाकिस्तान की भी तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं अपने मिलिट्री को अपग्रेड करने के हवाले से। और इस सब का क्रेडिट मोदी साहब को जाता है, उनके गलत फैसलों को जाता है।